नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वृत्तांत पाठ्य पुस्तिका, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग। और इसके जो लेखक हैं वो है मनोहर श्याम जोशी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग और इस पाठ के जो नायक हैं वो है वाई.डी. पंत, यानी कि यशोधर पंत जी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा तो हमने जाना कि यशोधर जो पंत जी हैं वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं। थोड़ा सा उनके जो विचार हैं वो थोड़ा सा पुराने हैं, यानी कि वो जो भी चीज वो ऐसी देखते हैं कि जिसमें थोड़ा सा आधुनिकता है तो उसको वो समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। इसी कारण उनके और उनके बच्चों में एक जो जनरेशन गैप जो आ जाता है और जो ये आधुनिकता जो ये आ रही है, इसके कारण उनके विचारों में एक अलग ही उधेड़ बुन चल रही है, एक अलग ही मतभेद उनके और उनके बच्चों तथा उनकी जो पत्नी है उनके बीच आ गए हैं। तो कैसे ये पूरी बात होती है, कैसे ये चीजें चलती हैं, कैसे वाई.डी. पंत जी अपने ऑफिस का माहौल बनाकर रखते हैं, कैसे उनके घर का माहौल है और क्या कुछ आगे होता है इस चैप्टर में, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को। आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक एक जो वर्ड है इस पाठ में आया हुआ, जो एक एक वर्ड है आपने उसको समझना है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जब आप बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा आपको, क्योंकि चैप्टर लेंथी है तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो यशोधर बाबूजी हैं वो अपने ऑफिस का एक दृश्य यहाँ पर बताया गया था कि ऑफिस का शाम का समय है, 5:20 उनकी ऑफिस की घड़ी में हो 25 मिनट उनकी ऑफिस की घड़ी में हुए हैं और जो उनके हाथ में पहनी हुई जो उनकी घड़ी है वो ठीक 5:30 का समय बताती है। तो उसके बाद वो अपने ऑफिस से उठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके ऑफिस में जो उनके सहकर्मी हैं वो कभी भी यशोधर बाबू से पहले नहीं उठते हैं, उनके बाद ही वो उठते हैं। तो उनसे वो चुटकियां लेते हैं कि आपको देखा देखी ऑफिस की जो ये घड़ी है ये भी सुस्त हो गई है। और फिर वो इस तरह से बातें करते हैं अपने सहकर्मियों के साथ। तो अंत में क्या होता है कि जब वो अपने सहकर्मियों से बातें कर रहे होते हैं तो इसी समय उनके जो सहकर्मी होते हैं वो पूछते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। तो जब वो बताते हैं कि उनकी शादी कब, हमने यहाँ पर बताया था 5 फरवरी 1947 में उनकी शादी हुई थी। तो उन्होंने जब हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया, तो उन्होंने कहा कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी कि आज आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी को पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। और यशोधर बाबूजी थोड़ा सा खुश होते हैं और शर्माते हैं। और ये जो अदा है ये उन्होंने सीखी है किशन दा से। तो पूरा हमने यहाँ पर किशन दा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या कौन है किशन दा और किस तरह से इतना ज्यादा प्रभाव किशन दा पर पढ़ा, कि कितना इतना प्रभाव किशन दा का यशोधर बाबू पर कैसे पड़ा। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब जो पूरा जो गांव था, यानी कि वहां के जो बच्चे हमेशा आते थे, तो दिल्ली में यानी कि जहां पर भी यशोधर बाबू रुके हुए थे वहां पर आते थे। तो उनके जितने भी जो गांव से जो आए हुए बच्चे थे वो हमेशा वहीं पर, यानी कि जो किशनदा थे उनके साथ में रहा करते थे। और किशनदा ने भी उनको जब यशोधर बाबू को अपने साथ में रखा, अपने पास में रखा, तो उन्होंने उन्हें वहां पर खाना बनाने की ड्यूटी दे दी, जब तक उनका कहीं पर जॉब नहीं लगी, कहीं पर उन्होंने नौकरी स्टार्ट नहीं की। तो उसके बाद देखिए, अब शाम के समय यशोधर बाबू जो है, वाई.डी. पंत जो है, उनका एक रूटीन था
एक नियम था कि उनका जो ऑफिस से घर तक का रास्ता था वो बिड़ला मंदिर से पहाड़गंज की तरफ था, जाते थे और वहां से वो साग सब्जी खरीदते थे और किसी से मिलना मिलाना होता था तो वो इसी समय अपने सारे काम निपटा लेते थे। भले ही दफ्तर उनका 5 बजे छूट जाता था या 5:30 बजे छूट जाता था, वो हमेशा 8 बजे से पहले घर कभी नहीं पहुंचते थे। तो आज भी जब बिड़ला मंदिर से जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह आहते पर पड़ी, जिसमें कभी किसंदा के 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों अब एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो जहाँ पर किसंदा का जो रास्ता था यहाँ पर पहाड़गंज का, तो वहां बिड़ला मंदिर के पास जो यशोधर बाबू की निगाह उस आहते पर पड़ी जहां पर उनके जो मित्र थे, उनके जो बड़े भाई के समान थे किसंदा, उनका 3 बेडरूम वाला एक क्वार्टर था, जिसमें जिसमें इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बन रही थी और इसमें गुजरे दिनों कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को थोड़ा सा बुरा सा भी लग रहा था, क्योंकि जिसके वो बहुत पहले से आदी थे, यानी कि जिससे उनका पहले से जुड़ाव था, पहले से लगाव था, अब वो जगह जो है परिवर्तित हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो इस तरह से यशोधर बाबू जो थे वो थोड़ा सा दुखी थे, थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। तो यहाँ पर जब उन्होंने इस DIZ के एरिया की बदलती शक्ल देखी तो यशोधर बाबू को थोड़ा सा बुरा सा लगा और ये सारा गोल मार्केट क्षेत्र यहाँ पर तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं था कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत। उन्हें यह जरूर पता था कि उनकी यादों के इस गोल मार्केट के ढहाए जाने से का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायती जरूरी है। यानी कि उनके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि ये काम जो हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं था। तो वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि ये सही है या गलत है, लेकिन वो उनके लिए इस गोल मार्केट को ढहाए जाने का गम ये था कि इस तरह का था कि उन्हें इस क्षेत्र में डटे रहना जरूरी था। अब वो कहते हैं एड्यूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा की अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इस क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तो तब क्या करोगे, तो वहां पर जो ये सरकारी क्वार्टर बने हुए थे, जो सिंगल क्वार्टर बने हुए थे, उन क्वार्टरों को तोड़कर, क्योंकि जो यहाँ पर यशोधर बाबू जी थे वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे यहाँ पर, तो अब क्वार्टरों को धीरे धीरे तोड़कर यहाँ पर जो बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही थी, एक इस तरह के बिल्डिंगें बनाई जा रही थी कि जिसमें 6 से 7 परिवार जो है वो एक साथ रह सके। तो इसके लिए यशोधर बाबू को थोड़ा सा बुरा लगा और जब वहां पर उनकी बिल्डिंग टूटी तो तब भी उन्होंने वो कॉलोनी नहीं छोड़ी, वो इलाका नहीं छोड़ा। उन्होंने उसी के आसपास जो दूसरा कोई खाली क्वार्टर था वो अपने नाम अलॉट करवा लिया। तो उनकी पत्नी इस बात पर नाराज भी हुई कि अगर ये भी टूट जाएगा, ये भी टूटने लगेगा तो तब आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। और बिल्कुल उनका जो एक अंदाज था उन पर एक पूरी तरह से जो किसंदा थे उनका प्रभाव पड़ा हुआ था, तो वो उसी तरह से मुस्कुराते थे किसी भी परिस्थिति में। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर पल छोटी बड़ी बात पर मतभेद
होने लगा है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दी थी कि एक तो कहें कि जनरेशन गैप जो आ गया है, और दूसरा ये जो आधुनिकता आ गई है, जो नई नई चीजें आ रही है और बहुत तेजी से हमारा जो समाज है वो विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है। सारी चीजें एक तरह से रहन सहन का तरीका बदल रहा है, लोगों के सेलिब्रेट करने का तरीका बदल रहा है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, तो हर चीज का स्टैंडर्ड जो है बढ़ रहा है। लोग एक तरह से दिखावे की जो ये संस्कृति है इसमें आ गए हैं, और धीरे धीरे विकास अच्छी बात है, लेकिन ये विकास कहाँ लेकर जा रहा है वो अलग बात है। तो इस टाइम पे विकास होने की शुरुआत थी, चेंजेस होने की शुरुआत थी, आधुनिकीकरण धीरे धीरे हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे हो रहा था। तो क्योंकि जो यशोधर बाबू थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसी कारण उनका काफी समय से अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ छोटी बड़ी बातों पर मतभेद होने लगा था, और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना भी पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकती थी, यानी कि जब उनके बच्चे स्कूल जाते थे, जब उनके बच्चे पढ़ाई करते थे, तो तब तक वो अपने घर जाते थे, जल्दी जाते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते थे, उनसे उनके दिन भर का काम पूछते थे। लेकिन अब जब से उनके बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर बने हैं, डिपेंड हुए हैं, सेल्फ डिपेंड हुए हैं और जॉब करने लगे हैं, तो तब से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, और इसी के कारण उनके परिवार में, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से अक्सर मतभेद बना रहता है। तो अब जो उनका बड़ा लड़का था वो एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया था। यद्यपि समहाउ, यानी कि ये कैसे हो सकता है, यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो एड कंपनी में था, विज्ञापन संस्था में था, तो एड में तो आपको काफी सारा अच्छा पैसा मिलता है, और उनको लगता था कि उनका एक साधारण जो उनका पुत्र है, जिनको उन्होंने अपने साधारण से संस्कारों से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आज उसको असाधारण वेतन मिल रहा है, तो ये ऐसी नौकरी उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितने ज्यादा संघर्ष किए थे वो सारी चीजें उन्हें अब भी याद थी। वह कहते हैं कि 1,500 रुपए तो अब हमें रिटायरमेंट के पास पहुंच कर मिला है, यानी कि जब हम रिटायरमेंट के पास पहुंच गए हैं तब जाकर हमारी सैलरी 1,500 रुपए हो रही है। शुरू में ही 1,500 रुपए देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तभी जाकर शुरू में ही आपको 1,500 रुपए मिल रहे हैं। यशोधर जी का दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव था कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया। तो उनके लिए ये समझने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी कि जब उनका जो छोटा बेटा था वो आईएएस की कोचिंग कर रहा था, आईएएस की पढ़ाई कर रहा था, तो यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना, इस बात को आत्मसात करना असंभव था कि जब ये पिछले दिनों एलाइड सर्विसेज जो आपकी कंपनी है की सूची में काफी नीचे आ गया था, तब इसने उस कंपनी को ज्वाइन क्यों नहीं किया और वहां पर जॉब क्यों नहीं की। और उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनका जो तीसरा बेटा था, यानी कि 3 बेटे और एक बेटी उनके परिवार में थी, तो उनका जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती जा रही थी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम पढ़ाई के लिए, उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। तो देखिए, अब जो वाईडी पंत बिल्कुल इतनी अलग विचारधारा के हैं, उनके पुत्र, उनका परिवार, उनकी फैमिली इस तरह से यहाँ पर
अपने, क्योंकि देखिए सब बच्चों का जो टाइम होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो धीरे धीरे हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा था, विकास कर रहा था, आधुनिकता आ रही थी, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो उस समय पर सभी बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं, बच्चे सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, सबने अच्छा पढ़ाई किया है, तो सब अपने अपनी तरह से अपना काम करना चाहते हैं। जैसे पहले बेटे ने यहाँ पर पत्रकारिता में, यहाँ पर उसको विज्ञापन में या पत्रकारिता में उसको नौकरी मिल गई, दूसरा आईएएस की कोचिंग कर रहा था, तीसरा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, और जो उनकी इकलौती बेटी थी वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाना चाहती थी। तो यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश थे, यशोधर बाबू मन के एक कोने में खुश जरूर थे कि आज उनके चारों बच्चे जो हैं वो सक्सेस है, उनके चारों बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो एक तरफ जहां उनके मन में खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ वे समहाउ भी अनुभव किया करते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। समहाउ इम्प्रॉपर भी वो अनुभव करते थे कि ये खुशहाली भी कैसी, जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। तो उनकी जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी कि ये खुशी भी कैसी, ये पैसा भी कैसा कि जो अपनों में परायापन लेकर आ जाए। यानी कि जो फैमिली अभी तक केवल और केवल यशोधर बाबू के पैसों पर पल रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, आज जब वो सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, जब परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है, तो तब सारे अपने अपने काम पर चले गए हैं। तो वो इन्हें थोड़ा सा समहाउ महसूस होता। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ नहीं जचती थी। जो उनके बच्चे, उनकी ही फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, उनकी बेइज्जती करना, उनकी एक तरह से उपेक्षा करना उनकी, ये उन्हें थोड़ा सा समहाउ लगता था। और एनीवे जनरेशन में तो गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं दिलासा देते हैं पिता। अब वो ये बातें सोचते हुए जा रहे हैं, जब वो पहाड़गंज से निकले हैं सब्जी फ्रूट लेते हुए, तो वो खुद ही सारी बातें सोच रहे हैं और फिर खुद कहते हैं एनीवे जाने दो, जनरेशन में गैप तो होता ही है। यानी कि कोई भी जनरेशन है उसमें गैप तो होता ही है। अगर आपका जो बच्चा है वो आपसे 25-26 साल, 30 साल अगर छोटा है, तो 30 साल में काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, काफी कुछ बदल जाती हैं चीजें। तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि 30 साल पहले क्या था और आज क्या है 30 साल के बाद। तो इस तरह से वो खुद को समझाते हुए, खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ जाते थे। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह की आधुनिक नहीं थी। जो यशोधर बाबू की पत्नी थी, उनके जो मूल संस्कार थे, उनसे वो किसी भी तरह की आधुनिक नहीं थी। यद्यपि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉड बना दिया, यानी कि मॉडर्न बना दिया। वो भी बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की जो तरफदारी थी, बच्चों को बचाना, बच्चों के जैसे कि होता है ना कि अगर परिवार में पिताजी को कुछ कहना है, पिताजी को कुछ बात बतानी है जो बच्चों से जुड़ी हुई है, तो वो कहाँ से जाएगी, वो माँ से होकर जाएगी। यानी कि पहले माँ को बच्चा बात बताएगा, माँ उसको समझेगी और एक्सप्लेन करेगी, समझाएगी कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा कहना है, और उसके बाद वो जाती है पिताजी के पास। तो इसी मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉड बना दिया। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, तो यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनकी 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब का तनाव रहता था, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ भी नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी की एक ही शिकायत थी कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति हमारा पक्ष कभी नहीं लेते हैं, बस जेठानियों की चलने दी
उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा कि मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यानी कि उस समय की बातें बता रही है उनकी पत्नी कह रही है कि संयुक्त परिवार का जो वो दौर था उसमें कभी भी हमारे पति ने हमारी साइड नहीं ली, कभी भी हमारे बारे में नहीं बोला, कभी भी हमारे दुख को नहीं देखा। और अगर घर में किसी की चलती थी तो उनकी जो 2 जेठानियां थी उनकी चलती थी। और कहती है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं कोई जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यानी कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून उनके लिए बनाए गए थे कि आप ऐसे नहीं कर सकती, आप ऐसे नहीं कर सकती। तो ये वो कहती हैं कि मुझे इस तरह से रखा गया था जैसे कि मैं कोई जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। इतने जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वो सब मुझ पर भी लागू होते थे। तो ये कह रही है यशोधर बाबू की धर्म पत्नी, कहती हैं जो भी नियम इनकी बुढ़िया ताई निभाती थी वो सारे नियम मुझ पर भी लागू होते थे। ऐसा कहती है कि घरवाली बच्चों से ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। तो ये सारी बातें अभी भी यहाँ पर जो यशोधर बाबू जी है वो सोच रहे हैं, सारी बातों को सोचते हुए वो जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी बातें करती है मेरी घरवाली यानी कि मेरी पत्नी बच्चों से, और बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यानी कि बच्चे उसको सहानुभूति देते हैं कि अच्छा मम्मा आपके साथ ये हुआ, अब तो ऐसा समय है, अब तो ऐसा हम करेंगे। और फिर यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। मैं इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभाता हो। ठीक है, तो अब उनकी पत्नी भी उनके विद्रोह में आ गई है। तो वो कहती है कि आपकी ये जो बाबा आदम के जमाने की बातें हैं, यानी कि बहुत ओल्ड जो बातें हैं, एक तरह से पुरानी विचारधारा जो है उसको मैं और मेरे बच्चे नहीं मानते। यानी कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और ना ही मैं उन बातों को एक हद तक मानूंगी जहां तक वो ठीक है। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। तो वो कहती है कि अब मुझसे, क्योंकि अब मेरी एक उम्र हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब जॉब करने लगे हैं, तो मुझसे वह यह ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं वो फिर से सोच रहे हैं, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली ने आधुनिकताओं सा आचरण करती है। यानी कि घर का जो धर्म कर्म है, घर की जो कुल परंपरा है, घर का जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उसको ढोंग ढकोसला कहकर आधुनिकताओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उन्हें शाइनल बुढ़िया कहकर पुकारते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न यहाँ पर आएगा कि यशोधर बाबू उनको शाइनल बुढ़िया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उनको शाइनल बुढ़िया कहते हैं। और चटाई का लहंगा या बूढ़ी के मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उस विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो पत्नी है वो उन्हें इस तरह से चिढ़ाती है। और अब यहाँ पर कहते हैं कि जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उस जगह घर के सामने खड़े होकर एक निश्वास जब छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने आप से पूछा, क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना हो? क्योंकि किसंदा जो थे वो क्या थे, अनमैरिड थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो जब वो इस तरह की बातें, इस तरह की चिक अपने परिवार से, अपने बच्चों से सुनते थे, तो जब वो किसंदा वाले, जिसमें किसंदा रहा करते थे, उस क्वार्टर में जब वो पहुंचे तो उनके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए, यानी कि बिल्कुल अपने श्वास को लंबा खींचा और फिर छोड़ते हुए कहा कि यशोधर जी ने अपने आप से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं
कि क्या यह ठीक नहीं है कि किसनदा की तरह गृहस्थी का बवाल ही ना हो हमारे अंदर और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी गई होती, यानी कि अभी तक जो पूरा जीवन है वो इस कम्युनिकेटी यानी कि समाज के लिए एक तरह से डेडिकेट कर दिया गया हो। तो फिर अब अभी भी देखिए यशोधर बाबूजी घर नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जो बातें हैं वो इसी तरह से लिखी गई है कि अब जो है यशोधर बाबू अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किसनदा का बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा। फिर देखिए जो सारी बातों को वो किसनदा से रिलेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सारी बातें ये सारी जो सब कुछ था जैसे बाल जाति, तो ये सारी चीजें किसनदा के पास थी, लेकिन उनका फिर भी उनका जो जीवन था वो सुखी नहीं था। उनका जो बुढ़ापा था वो सुखी नहीं था। उनके जो तमाम साथी थे यानी कि उनके ही जैसे जो अकेले रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो लेखक कहते हैं कि ये किसनदा का जो बुढ़ापा था वो भी सुखी नहीं था। जो इंसान काम करता है, सारे काम करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनकी जॉब लगाता है, उनको एक अच्छी परवरिश देता है, उनको अच्छे संस्कार देता है, तो उसका एक रीजन भी है कि उनके जो बच्चे हैं बुढ़ापे में उनका भी ख्याल रखेंगे। और देखिए अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें संतुष्टि होती है, तो भी उनका बुढ़ापा जो है वो सुखमय होता है कि उनके बच्चे खुश हैं, उनके बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं। तो किसनदा ने कभी ये सब सोचा ही नहीं, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह से फैमिली बढ़ानी चाहिए, किस तरह से परिवार का भरण पोषण करना होता है। रिटायर होने के बाद 6 महीने में जब क्वार्टर खाली करना पड़ा तो हद हो गई। जब रिटायरमेंट के 6 महीने हो गए, रिटायरमेंट कंप्लीट हो चुका था, उसके 6 महीने बाद भी जब उन्हें क्वार्टर खाली, क्योंकि जब रिटायरमेंट होता है तो 6 महीने मिलते हैं क्वार्टर को खाली करने के लिए, तो उन्होंने उनके तब हद हो गई कि उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ रखने की पेशकश नहीं की, अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। यानी कि अभी तक किसनदा ने जितनों पर उपकार किया था, जितनों की हेल्प की थी, जितनों को खाना खिलाया था, जितनों को रहने का ठिकाना दिया था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किसनदा का जो घर था वो एक बिल्कुल जैसे धर्मशाला होता है कि जो सारे लोग आकर वहां पे रुकते थे, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, जब तक उनको रहने का स्थान नहीं मिलता था, तब तक वो किसनदा के घर में ही रहते थे, वहीं पर खाते थे। लेकिन उनके साथ हुआ ये कि जब उन्हें खाली करना पड़ा कमरा, तो हद तो ये हो गई कि उनके द्वारा उपकृत यानी कि उनके द्वारा जिन पर उपकार किया गया है, ऐसे लोग में से एक ने भी प्रस्ताव नहीं रखा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रह लीजिए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, और जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो लेखक ये सारी बातें याद करते हैं कि पहले उन्होंने किराए का कमरा लिया जहां पर वो लगभग 1 साल तक रहे, और उसके बाद वो अपने गांव चले गए, और गांव जाकर जो लगभग 1 वर्ष में उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा, क्योंकि लगभग जो रिटायरमेंट के लगभग 1.5 से 2 साल में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और विचित्र बात यह है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, यानी कि वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे, कोई भी बीमारी उनके अंदर नहीं थी। बस रिटायर होने के बाद वो धीरे धीरे मुरझाते चले गए, सूखते चले गए। यानी कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपके पास बहुत सारा खाने के लिए पैसा है, रहने के लिए अच्छा घर है और सुख सुविधाएं आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो एक फैमिली का लव होता है, प्यार का जो परिवार का जो प्यार होता है, जिसके सहारे
पूरा परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है, तो वो उनके पास नहीं था। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ, भले ही उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी उनका जो चेहरा था वो मुरझाता चला गया, रिटायरमेंट के बाद सूखता चला गया। और जब उनके एक बिस्तर से मृत्यु का कारण जब उनके एक बिरादर होता है आपका जो रिलेशन में होते हैं, बिरादर यानी कि जैसे चाचा और बुआ या चचेरा, तो ये सब कहलाते हैं बिरादर। तो उनके एक बिरादर से जब उनकी मृत्यु का कारण पूछा, देखिए इतनी सारी चीजें, और इतने अच्छे वो इंसान थे, सभी के लिए उन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया था, लेकिन आज जब उनके लिए किसी कुछ करने की बारी थी, तो तब जब उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा गया, तो उसने यशोधर बाबू को केवल एक ही जवाब दिया, जो हुआ होगा। यानी पता नहीं कि क्या हुआ, कि इनकी कैसे मृत्यु हुई, पता नहीं कि इनकी कैसे मृत्यु हुई। किसकी? किशनदा की। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, परिवार नहीं होता, उनका रिटायरमेंट के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। देखिए उनको अपनी फैमिली की चिंता भी है, उनको अपने बच्चों के साथ हो रहे इस अलगाव की चिंता भी है, और दूसरा उनको परिवार का महत्व भी पता है, उनको फैमिली के बारे में भी पता है। तो जैसे कि वो किशनदा की मृत्यु को जानते हैं, किशनदा की मृत्यु को समझते हैं, तो वो कहते हैं कि जिन लोगों के परिवार नहीं होते, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर नहीं होता, उनका रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट तक आदमी जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ठेलता है, आगे लेकर जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसको एक तरह से पूरी तरह से छुट्टी मिल जाती है, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो उनको ये था कि रिटायरमेंट के बाद कभी कभी जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है, और यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, एक तो बच्चों का होना भी जरूरी है, फैमिली का होना जरूरी है, और दूसरा कि उनके बच्चे अब मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक बेटा आईएएस बनना चाहता है, एक बेटा अमेरिका चला गया है स्कॉलरशिप लेकर, बेटी खुद अमेरिका जाना चाहती है, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी जॉब करता है। तो अब यशोधर बाबूजी को बुढ़ापे में कोई भी विशेष सुख प्राप्त होने जैसा नहीं लग रहा है। उन्हें नहीं लग रहा है कि अब भले ही मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि जब मैं यहाँ पर अकेला होऊंगा। लेकिन यशोधर जी, अब देखिए ये जो सारी बातें हैं वो यशोधर बाबू चलते चलते, यानी कि जब वो चल रहे हैं, जब वो ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो चलते चलते वो ये सारी बातें सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि अपने मर्यादा पुरुष, जो उनके मर्यादा पुरुष थे, किशनदा से सुनी हुई उनकी ये बात नहीं भूलती कि गधा 25 में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखी है कि जो लाइन उन्होंने अपने मर्यादा पुरुष, यानी कि वो हर चीज के लिए किशनदा को मानते थे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या सीखा है कि जो गधा 25, यानी कि एक उम्र होती है लड़कपन की हो, चाहे झगड़ा करने की हो, चाहे लोगों को परेशान करने की हो, चाहे अपनी जिम्मेदारियों से भटकने की हो, किसी भी तरह की हो। तो इसके लिए क्या होता है कि एक टाइम के बाद आदमी खुद ब खुद समझदार हो जाता है, उसको अपनी चीजें समझ आने लगती हैं, अपने काम का सही बुरा वो समझ सकता है, अपनी फैमिली का अच्छा बुरा वो समझ सकता है। तो आपने देखा कि अभी तक यशोधर बाबूजी अपने घर नहीं पहुंचे हैं, और आज उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। तो क्या कुछ होने वाला है आगे इस चैप्टर में, अभी तक वो सारी पुरानी बातें अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और आगे का जो आपका पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो आप
इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।